तो देखो क्या है कि देश के ये इसको समझने के लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी देश हैं, रिकग्नाइज देश के रूप में रिकग्नाइज्ड हैं, नेशन के रूप में रिकग्नाइज्ड हैं, उस देश की जो रिसोर्सेज हैं और वहाँ के लोगों के जो राइट्स हैं, इस सेंस में आप दुनिया के सभी देशों को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। दूसरा कम्युनिस्ट। तो एक क्या हो गया? कैपिटलिस्ट, कैपिटल ना, हाँ। और कम्युनिस्ट, यहाँ कर ले कम्युनिस्ट। तो इसकी क्या खासियत है, फिर इसकी बात चर्चा लास्ट में करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक अफेयर हैं, जो आर्थिक मामले हैं, वह यानी स्टेट का रोल बहुत ही नॉमिनल है। राज्य का प्रभाव या राज्य का नियंत्रण नॉमिनल है। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उस पर किसका प्रभुत्व होता है, किसका एकाधिकार या किसका कंट्रोल होता है? पूंजीपतियों का, लोगों का, जो कैपिटलिस्ट है। तो यहाँ पर स्टेट का जो रोल है वो कैसा है? नॉमिनल। यानी पूंजीवादी व्यवस्था वाले। ठीक है, तो ये यहाँ पे राज्य का भूमिका क्या है? नाम मात्र। इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ पर ज़्यादा हो, जहाँ सरकार इकोनॉमिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं है। आप ही को भी इंडस्ट्री लगानी है, आपको फैक्ट्री चलानी है, जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में। ठीक है, तो सरकार की भूमिका बहुत ही नॉमिनल है। यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब है कि यहाँ पर लिबर्टी ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट का इंटरफेरेंस कम है। इसका मतलब कि इंडिविजुअल की लिबर्टी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, इस व्यवस्था में इसके क्या एडवांटेज हैं कि यहाँ पर अपनी क्षमता, अपने हुनर, अपने टैलेंट के हिसाब से आप अपने जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। इसका नो लिमिट, कोई सीमा नहीं आपके टैलेंट की, आपके हुनर की, आपकी प्रतिभा की। तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। राज्य कोई नियंत्रण नहीं लगाएगा, कोई कैपिंग नहीं लगाएगा। ठीक है, तो जितनी प्रतिभा, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है। उल्ट कहाँ जा रहे हो? ये यहाँ पे आएंगे अभी। तो यहाँ पर आपकी जितनी क्षमता है उतना आगे जाइए। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, उसको यहाँ प्रॉपर अप्रिसिएशन मिल रहा है। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट यहाँ ये देश में क्या होता है कि यहाँ पर स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, कह सकते हो कि पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ पर नो राइट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अधिकार, व्यक्तियों के अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्सट्रीम में जाके बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम अधिकार होता ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अधिकार, इंडिविजुअल के अधिकार बहुत सीमित होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर राज्य का जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, और लोगों पर नियंत्रण अधिक से अधिक होता है। इसका मतलब कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना कर सकते हो, ये सब कुछ कौन तय करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट करेगा। लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, फिर आप कर पाओगे। करने के बाद भी ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे। और इवन कि आप जो काम कर रहे हो, करोगे, उसमें जो भी प्रॉफिट गेन होगा उसमें पूरा आपका अधिकार नहीं है। यानी जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो किसके एकाधिकार में है? स्टेट के। अब स्टेट अकॉर्डिंग टू द नीड, आवश्यकता के अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर राज्य का भूमिका कैसी हो गई? अत्यधिक है। और लोगों का जो स्वतंत्रता या आज़ादी या अधिकार है वो क्या है? न्यूनतम। अब इसके फायदे क्या हुए कि जितनी जिसकी प्रतिभा उतना उसको अवसर मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा कि प्रतिभा का उतना अप्रिसिएशन, उतना प्रोत्साहन या मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इसकी भी कुछ बुराइयाँ हैं, इसकी भी कुछ बुराइयाँ हैं, तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं कि प्रतिभा को प्रमोशन, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं? कोई भूख से नहीं मरेगा, करोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी राज्य तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पर एक फ़ायदा और है, एक चीज़ और भी पॉजिटिव ही कह सकते हो कि समाज में समानता, आर्थिक समानता ज़्यादा होगी। करोगे बहुत तब भी मिलेगा, और कुछ नहीं करोगे तब भी पेट भरेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर इकोनॉमिकल आधार पर इक्वलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या होगा, कोई बहुत ऊपर चला गया आर्थिक रूप से और कोई अभी बिल्कुल
तो इस तरह की यहाँ पर डिस्पैरिटी पाएगी इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से यहाँ पर भेद, असंगतता, विषमता ज़्यादा देखी जाएगी। यहाँ पर उतनी विषमताएँ नहीं होंगी। समझ में आया? तो यह हम दोनों एक्सट्रीम की बात की है। अब भारत किस मॉडल पर है, यहाँ पर बैठेगा, यहाँ बैठ पर भारत की कौन सा सूटेबल मॉडल होगा? तो दोनों का मिक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें इसके भी लक्षण पाए जाएंगे और इसके भी लक्षण पाए जाएंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से फ्री नहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रॉबैक और भी है कि पूंजीपति किसी के होते नहीं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है? पैसा। आज अगर आपके देश में कुछ सहूलियत मिल रही तो ठीक है, रहेंगे यहाँ पर, कुछ गड़बड़ी हुई कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, उनको अपने पैसे से मतलब है। तो यहाँ पर इस तरह के कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे अभी अमेरिका में ब्लैक डाउन हुआ, आर्थिक स्थितियाँ खराब हुई, तो अमेरिका में इस तरह प्रतिबंध लगाए गए। चाइना में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सब कुछ फेवरेबल नहीं है तो यहाँ का अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने में देर भी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर इतने जल्दी अर्थव्यवस्था यहाँ पे कोलैप्स नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि राज्य का नियंत्रण। समझ में आ रहा है? अब इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, जहाँ पर समाज में बहुत सी विषमताएँ हैं, कोई बहुत ऊपर है तो कोई बहुत नीचे है, बहुत मीडियाकर में भी है। तो न तो ये पूरी तरह से सूटेबल है, न तो पूरी तरह से ये सूटेबल है। तो आपने अपने यहाँ कौन सा मॉडल ऑप्ट किया, एडॉप्ट किया? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, समाजवादी समाजवाद, दो शब्द है। एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, एक सोशलिस्ट सोशलिज्म है। दोनों में क्या फर्क है? प्रजातांत्रिक समाजवाद या समाजवादी समाजवाद। भारत का जो समाजवाद है, इन दोनों में से किसके ज़्यादा क्लोज है, किसके ज़्यादा नज़दीक है? यस, प्रजातांत्रिक समाजवाद। ये हमारे लिए बेस्ट कह सकते हो कि सब टर्म है। क्यों? क्योंकि अपने देश में क्या है कि पूंजीपति भी हैं तो साथ साथ सरकारी भी कार्रवाई हो रही, सरकारी कार्य भी हैं। आप फ़ोन यूज़ करते हो तो प्राइवेट फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, रिलायंस और आइडिया और वोडाफोन, तो साथ में BSNL और MTNL भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो प्राइवेट व्यक्ति यानी इंडिविजुअल व्यक्ति भी और साथ साथ राज्य भी काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर राज्य का नियंत्रण है भारत में, लेकिन उतना नहीं है जितना कि यहाँ पर। ठीक है, लोगों को काम करने की आज़ादी है, ठीक है, लेकिन रेगुलेशन के साथ में स्टेट रेगुलेट करती है। आज देखो बड़ी बड़ी जितनी इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, सरकार ने कहा ठीक है आप पूंजीपति हो गए, आपने देश के संसाधनों को यूज़ किया और बहुत अच्छा खासा एम्पायर खड़ा किया, तो आपका समाज के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होना चाहिए। तो क्या बनाया? एक मैंडेटरी पॉलिसी बनाई, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप देख रहे हो जितने भी वेलफेयर के काम हो रहे हैं देश में, राज्यों में, सड़क या इन्वायरमेंट को लेकर के, या प्राइमरी स्कूल में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देने की बात हो, या मिड डे मील की बात हो, इस तरह से ढेर सारे काम हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये कौन कर रहा है? सरकार की पॉलिसी है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, उसका काम तो है ही, प्राइमरीली उसका काम है। बट सरकार ने कानून बनाया, पॉलिसी बनाई कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो अपने पूरी GDP का 1% समाज सेवा में खर्च करेंगे, क्योंकि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि ये जो टाटा बिरला हैं, ये देश की ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, पानी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ की सॉइल को यूज़ कर रहे हैं। तो ये चाहे वाटर कर लो, चाहे एयर कर लो, ये सब किसी एक व्यक्ति के ओनरशिप में नहीं आ सकता। ये इस पर पूरे देश का, पूरी सृष्टि का कहीं ना कहीं कंट्रोल या अधिकार होना चाहिए। तो एक बड़ा अंपायर, बड़ी फैक्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री अगर इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रही है तो समाज के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति उसकी जिम्मेदारियां तो होनी ही चाहिए। तो क्या हो गया? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सरकार ने क्या किया? रेगुलेट किया, आप जो करना चाहो करो, लेकिन साथ में समाज के प्रति भी आपका कुछ रोल होना चाहिए। 3 से 4% जो भी है वो उनको खर्च करना ही करना पड़ता है सालाना। इसमें टाटा नंबर 1 पे है। टाटा तो जब फ्रीडम फाइट के समय, जब स्वतंत्रता